धातु और अधातु। स्कूल में तो हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है। धातु मतलब कोई चमकीली मजबूत चीज, और अधातु, खैर जो धातु नहीं है वो अधातु है ना। लेकिन क्या ये इतना ही सीधा साधा है? शायद नहीं। असली कहानी तो इस चमक दमक से कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो काफी मजेदार है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये धातु और अधातु आखिर हैं क्या। फिर उनके फिजिकल गुणों की बात करेंगे और उन मजेदार एलिमेंट्स को भी देखेंगे जो नियम नहीं मानते। इसके बाद हम उनकी असली पहचान यानी केमिकल गुणों को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब हमारी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन का मतलब चीजों को समझने का पहला कदम है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? ज्यादातर एलिमेंट्स जो हमें पता हैं वो असल में धातु ही हैं। नॉन मेटल्स की संख्या तो काफी कम है, लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है। अरे, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन है और हम खुद कार्बन से बने हैं। ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, तो इन दोनों ग्रुप्स में फर्क कैसे पता करते हैं? आमतौर पर हम उनके फिजिकल गुणों को देखते हैं, मतलब वो बाहर से कैसे दिखते हैं, उनका बर्ताव कैसा है। चलिए कुछ सबसे जाने पहचाने नियमों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे आसानी से दिखने वाला फर्क है चमक। जब भी कोई धातु अपने असली रूप में होती है तो उसकी सतह पर एक खास चमक होती है। सोना, चांदी, स्टील सब चमकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स जैसे लकड़ी का कोयला या सल्फर, उनमें ऐसी कोई चमक नहीं होती, वो डल दिखते हैं। अगला गुण है आघातवर्ध्यता। बड़ा भारी शब्द है पर मतलब सिंपल है। इसका मतलब है किसी चीज को पीट पीट कर पतली चादर में बदल देना, जैसे खाने को पैक करने वाला एल्यूमिनियम फॉयल। सोना और चांदी तो इस मामले में समझो चैंपियन है। लेकिन अगर कोयले जैसी किसी अधातु पर हथौड़ा मारा तो वो चादर नहीं बनेगा बल्कि बिखर कर चूर चूर हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और गुण है तन्यता, मतलब किसी चीज को खींचकर पतले तार में बदलने की काबिलियत। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना कमाल की बात। ये गुण नॉन मेटल्स में बिल्कुल नहीं होता। ये तो हम रोज ही देखते हैं। बिजली के तार तांबे के होते हैं और खाना बनाने के बर्तन स्टील या एल्यूमिनियम के। क्यों? क्योंकि धातुएं गर्मी और बिजली की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, मतलब उन्हें अपने अंदर से गुजरने देती हैं। वहीं नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं, तभी तो बिजली के तारों पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। और आखिरी क्लासिक नियम, धातुएं आमतौर पर लोहा या एल्यूमिनियम की तरह कठोर और सॉलिड होती हैं। और नॉन मेटल्स, वो या तो कार्बन की तरह सॉलिड होंगे या ऑक्सीजन की तरह गैस। सब कुछ कितना साफ और सीधा लगता है ना। लेकिन रुकिए, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। क्योंकि प्रकृति को साफ सुथरी डिब्बों में बंद कर रहना पसंद नहीं है, और हमारे पास ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है कि अब तक हमने जो भी नियम सीखे वो पत्थर की लकीर नहीं है। वो हमें एक बेसिक आइडिया तो देते हैं, पर असलियत उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये रहा पहला बड़ा झटका। हमने कहा था धातुएं सॉलिड होती हैं, है ना? लेकिन मर्क्यूरी यानी पारा एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। और नॉन मेटल्स के बारे में कहा था कि वो सॉलिड या गैस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। तो देखिए, नियम तो टूटना शुरू हो गए। और वो कठोरता वाला नियम, उसका क्या? सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स तो इतने नरम होते हैं कि उन्हें किसी मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। ये धातु कठोर होते हैं वाली इमेज से तो बिल्कुल ही अलग है। और मामला और भी पेचीदा हो जाता है। आयोडीन, जो कि एक नॉन मेटल है, उसमें धातुओं जैसी चमक होती है। और ग्रेफाइट, जो पेंसिल की नोक में होता है, वो एक नॉन मेटल होने के बावजूद बिजली का अच्छा कंडक्टर है। अब तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की लाइन पूरी तरह धुंधली लगने लगी है। तो अब सवाल यह है कि अगर हम सिर्फ देखकर ये तय नहीं कर सकते कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल, तो फिर कैसे पता चलेगा? इसका जवाब उनके बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि उनके असली स्वभाव में छिपा है। और यहीं पर एंट्री होती है केमिकल प्रॉपर्टीज के। किसी एलिमेंट की असली पहचान ये नहीं है कि वो कैसा दिखता है, बल्कि ये है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये है उसकी केमिकल कुंडली। सबसे बड़ा केमिकल फर्क ये है कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं।
जब ज़्यादातर धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं जो पानी में घुलकर बेस बन जाती हैं। वहीं नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड जो पानी में घुलकर एसिड बनाते हैं। ये एक बहुत ही पक्का और भरोसेमंद तरीका है फर्क करने का। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। धातुओं के अपने ग्रुप में भी उनके रिएक्ट करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है और यहीं से हमें क्लासिफिकेशन का एक और भी दमदार टूल मिलता है। इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये कुछ नहीं, बस मेटल्स की एक लिस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर और सबसे कम रिएक्टिव मेटल सबसे नीचे रखा गया है। इसे आप मेटल्स की रैंकिंग लिस्ट भी कह सकते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते। पोटेशियम जो उस लिस्ट में बहुत ऊपर है, वो ठंडे पानी में डालते ही धमाके के साथ रिएक्ट करता है। लोहा जो बीच में कहीं आता है, वो सिर्फ भाप के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है। और सोना जो लिस्ट में सबसे नीचे है, उस पे पानी का कोई असर नहीं होता। ये छोटा सा टेबल एकदम साफ कर देता है कि रिएक्टिविटी का मतलब क्या है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है। फायदा ये है कि किसी मेटल की रिएक्टिविटी ही ये तय करती है कि हम असल दुनिया में उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर सकते हैं। मतलब हम गहनों के लिए सोना इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव है और सालों साल अपनी चमक नहीं खोता। बिजली के तारों के लिए तांबा चुनते हैं क्योंकि वो एक अच्छा कंडक्टर है। और मंदिर की घंटियां धातु की इसलिए बनती हैं क्योंकि टकराने पर वो एक गूंजने वाली आवाज पैदा करती हैं। हर गुण का एक खास काम है। आखिर में बात सिर्फ ये नहीं है कि हम फैक्ट्स रट लें। बात यह है कि हम उन नियमों को, उन अपवादों को और उन पैटर्न्स को समझें जो हमारी दुनिया को चलाते हैं और हमें नई नई चीज़ें बनाने की ताकत देते हैं। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए कि सबसे रिएक्टिव मेटल्स हवा और पानी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो अगर कभी कोई नई सुपर रिएक्टिव धातु खोज ली जाए तो उसे सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना होगा? इस पर सोचेगा जरूर।